वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक पढ़ रहे हैं, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और उस न्यू बुक को लेकर जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है यानी कि हम लोगों ने जो आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ है वो है 2.6 प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसी आर्टिकल का अब आज हम लोग सब आर्टिकल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। आज हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोग बॉडी को इस यानी कि इस पॉइंट से यानी कि इस प्लेस से प्रोजेक्ट करते हैं तो इस प्लेस को हम लोग प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और बॉडी ये जो पैराबोलिक पाथ है इसको डिस्कवर करते हुए इस प्लेस पर आकर गिर जाती है जहाँ पर वो ग्राउंड को हिट करती है। तो ये पॉइंट तो हमारे पास प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता था और ये पॉइंट हमारे पास जो है वो पॉइंट कहलाता था जहाँ पे बॉडी जो है वो वेयर बॉडी हिट्स दी ग्राउंड, जहाँ पे बॉडी जो है वो ग्राउंड को हिट करती थी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। बॉडी ने अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जो पॉइंट ऑफ हमारे पास जो पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर उसने ग्राउंड को हिट किया है उसका वो उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है यानी कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्कवर किया है वो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे और आप एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो हम लोगों ने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, हम लोगों ने क्या देखा कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है। बॉडी ने अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है जिस पॉइंट पर वो ग्राउंड को हिट करती है, यानी कि ये बॉडी का जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी ने ग्राउंड को हिट किया है। तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बॉडी का वो हमारे पास जो है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब देखिए, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारे पास 0 होगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब देखिए हम लोगों ने पीछे टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में पढ़ा कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि उसके कुछ एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। तो इनिशियल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट देखेंगे, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि VIX एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको लेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की हमारे पास जो डेफिनेशन बनी वो क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि प्रोजेक्टाइल ने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास रेंज ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ की। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हमारे पास VF = VI + AT है, उसमें एस नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों ने तो डिस्टेंस फाइंड करना है। रेंज हमारे पास डिस्टेंस ही है जो बॉडी ने प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड तक सेम लेवल पर कवर किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया है, वो तो हमारे पास डिस्टेंस ही है। और उस डिस्टेंस को हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, तो हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास एस नहीं है तो हम लोग उसको क्रॉस कर देते हैं। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = VIT + ½ AT स्क्वायर है। तो इससे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हमें डायरेक्टली ही डिस्टेंस निकाल का फार्मूला दे दिया गया है, डिस्टेंस हम लोग डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास S = VIT + ½ AT स्क्वायर है। यहाँ पर VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि वेक्टर है, इसका कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है, कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बॉडी ने अपने प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर उस प्लेस तक जहाँ पर वो ग्राउंड को हिट करती है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए हम लोग जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो लेंगे। तो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लिया वो एक्स कंपोनेंट लिया।
तो जो कि वी आई एक्स होगा। और एक्सीलरेशन मैंने आपको पहले ही बताया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट लेंगे और एक्सीलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया एज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन है यानी कि ए एक्स है हमारे पास वो 0 हो जाएगा। और हमारे पास फिर हम लोगों ने ये जो 0 है ए एक्स यानी कि जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है ए एक्स हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो फिर हम लोग उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, सो ए एक्स इज 0। ऑन पुटिंग हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस को ही रेंज का नाम दे दिया गया है। यानी कि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि पॉइंट ने जो कि प्रोजेक्टाइल ने उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक कवर किया है जो जहाँ पर वो ग्राउंड को हिट करता है। तो उस डिस्टेंस को ही हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास ये जो वाला जो एस है वो आर से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, सो अबव इक्वेशन बिकम्स, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अबव इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, इसको मल्टीप्लाई बाई टी लिख देंगे। फिर प्लस हमारे पास हाफ ए एक्स की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने 0। तो ये सारी जो चीज़ होगी हमारे पास वो डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0 से ये जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो वो 0 ही होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर प्लस 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन जो बनेगी वो हमारे पास होगी आर इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस टी। ये वी आई एक्स, ये जो हमारे पास वी आई एक्स है ये हमारे पास यहाँ इसके साथ x लिखा है क्योंकि बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग इसका x एक्सिस के लॉन्ग वी आई एक्स किसके इक्वल होता है, x एक्सिस के लॉन्ग वी आई एक्स हमारे पास वी आई कोस थीटा के इक्वल होता है। और y एक्सिस के लॉन्ग वी आई वाई जो हमारे पास वी आई साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वी आई एक्स है तो वी आई एक्स को वी आई कोस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो और जो हमारे पास टाइम है वो हम लोगों ने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाला है जो कि हमारे पास t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर g को इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वी आई एक्स की वैल्यू ये और t की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एज वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एंड t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो हमारे पास फिर जब हम लोग इन दोनों चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यानी कि वी आई एक्स की वैल्यू जो है वो वी आई कॉस थीटा और t की जो वैल्यू है टू वी आई साइन थीटा ओवर g पुट कर देंगे। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक वी ये और एक वी ये जो हमारे पास वी आई स्क्वायर बन जाएगा। तो हम और ओवर जी हमारे पास आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू टू साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। हम लोगों ने मैथमेटिकल एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो टू साइन थीटा कोस थीटा है वो हमारे पास वो साइन टू थीटा के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर टू साइन थीटा और कोस थीटा को साइन टू थीटा के इक्वल लिख देंगे यानी कि टू साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो हमारे पास वो साइन टू थीटा हो जाएगी। तो हमारे पास जो रेंज होगी वो होगी आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन टू थीटा। हमारे पास ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे थस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है और प्रोजेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और उस प्रोजेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है एंगल थीटा उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एंगल थीटा 1 के इक्वल होगा, सॉरी एंगल थीटा यानी कि 90 के इक्वल होगा तो हमारे पास जो रेंज है वो ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है ये हमारे पास 90 की डिग्री नहीं इक्वल नहीं 90 डिग्री की इक्वल नहीं, अगर हमारे पास एंगल थीटा 45 डिग्री की इक्वल होगा। अब देखिए हम लोगों ने अगर यहाँ पर ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, हम लोगों ने यहाँ पर इस बॉडी को एंगल 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है। तो हमारे पास जो रेंज है वो ज़्यादा है यानी कि बॉडी ने इस पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हमारे पास ज़्यादा रेंज आ गई। तो जब इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब एंगल 45 डिग्री की इक्वल होगा तब हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ज़्यादा होगी। जो है हमारे पास वही बात आ गई कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू
साइन 2 थीटा। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो जो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें साइन थीटा और कोस थीटा दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन में जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, अगर हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा 1 के इक्वल हुआ तो उस जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है वो हमारे पास उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अगर साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो -1 के इक्वल हुआ तो हमारे पास उस एक्सप्रेशन में जिस चीज़ की हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है वो मिनिमम आएगी। तो इसलिए हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा 1 के इक्वल होगा। यानी कि जब अगर हम लोग इसको -1 के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मिनिमम आएगी। अगर हम साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम आएगी। तो साइन 2 थीटा को हम लोगों ने 1 के इक्वल लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, थीटा को यहाँ पर सेपरेट करना है। साइन यहाँ पर साइन है और इधर साइन जब इधर आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। और साइन इनवर्स जो है हमारे पास वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। साइन इनवर्स हमारे पास 90 डिग्री का होता है तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ साइन थीटा को हम लोगों ने सेपरेट करना है क्योंकि थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फिर उस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इसलिए थीटा को सेपरेट करना है। और जो 2 है यहाँ पर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। फिर हम लोग थीटा की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन इक्वेशन जो है हमारे पास आर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा वी आई स्क्वायर सॉरी वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा है हमारे पास। जब हम लोगों ने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट की तो हम लोग 2 है बाहर और यहाँ पर इंटू अंदर जो है 45 है। तो ये जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 और 45, यहाँ पर हम लोगों ने 2 और 90 को डिवाइड किया था, 90 ओवर 2 लिखा था, हमारे पास 45 आ गई। अब हम लोग 2 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा 90 आ जाएगा। तो 2 और 45 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दोबारा से 90 डिग्री आ गया। तो हमारे पास जो रेंज होगी वो साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हम साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो रेंज हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास ये जो मैक्सिमम रेंज आ गई प्रोजेक्टाइल की। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे आती है हम लोगों ने देखा था वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें साइन थीटा और कोस थीटा आ जाए और उसमें जिस चीज़ की वैल्यू पुट करनी है वो मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा और कोस थीटा 1 के इक्वल होगा, और मिनिमम तब होगी जब साइन थीटा कोस थीटा -1 के इक्वल होगा। तो फिर इसलिए हम लोगों ने साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल लिखा। फिर हम लोगों ने यहाँ से इसकी थीटा की वैल्यू पुट की, वैल्यू फाइंड आउट की और उसको हम लोगों ने फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। के बाद हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम आई क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास साइन 90 डिग्री था वो 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होगी। प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक में हमारे पास ये एक बॉक्स है डू यू नो वाला। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कब होती है, जब हमारे पास जो 45 एंगल जो है 45 होता है। अब हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है अगर 45 कम है, अगर हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री नहीं है। कि हमारे पास अगर एंगल 30 डिग्री पे आएगा तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज कम होगी और हाइट भी कम होगी। अगर एंगल 60 डिग्री पे आएगा तो हमारे पास उसकी हाइट तो ज़्यादा होगी लेकिन रेंज कम होगी। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम लोग हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, देखें ये हमारे पास जो चल नहीं रही, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाई एक्सिस है, फिर ये एक्स एक्सिस है। जब हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया तो वो उसने हमारे पास उसने हमें मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड की। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। जब हम लोगों ने फिर एक प्रोजेक्टाइल को जो है वो 30 डिग्री एंगल से जो प्रोजेक्ट किया तो हमारे पास उसकी जो
हाइट है वो कम हो जाएगी और उसकी रेंज भी कम हो जाएगी। जब हम लोगों ने फिर देखें यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पर उसकी रेंज कम हो गई और जो हमारे पास यहाँ पर फिर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो हमारे पास फिर जब हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल को और एक न्यू प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री से जो है वो प्रोजेक्ट किया, तब उसकी हाइट तो ज़्यादा होगी लेकिन वो उसकी जो हमारे पास रेंज है वो कम होगी। यहाँ पर ये जो इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग ने 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर इस क्या लिख सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है और हाइट भी रेंज मैक्सिमम होती है। जब हम हाइट तो ठीक ही होती है। जब हम लोग किसी फिर एक हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, उसकी हाइट भी कम हो जाती है और रेंज भी कम हो जाती है। फिर हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, हम लोगों ने उसको 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, तो हमारे पास जो उसकी हाइट तो ज़्यादा होती है लेकिन रेंज कम हो जाती है। तो हमारे पास ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अब देखें कि हम लोग हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होगी, तो और हमारे पास जो रेंज है वो मिनिमम कब होगी, तो और हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 45 डिग्री हो, मिनिमम तब होती है जब एंगल डिग्री का हो। तो हमारे पास यही क्वेश्चन हो बनकर आएगा, व्हेन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एंड और व्हेन द एंगल is less than 45 degree, the range of projectile is minimum or maximum. When angle is more than projectile, the angle of the when the angle more than 45, the range of the projectile is minimum or maximum। तो हमारे पास ये फिर एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस आगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पर, जिस तरह हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स पढ़े थे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पर, उसी तरह हम लोग इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ऑन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पर वो क्या है, कब देखें एयर रेजिस्टेंस जो है वो स्लो डाउन कर देती है प्रोजेक्टाइल को की फॉरवर्ड मोशन को, रिड्यूसिंग इट्स वेलोसिटी। यानी कि हमारे पास देखें ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। जब हम लोगों ने इस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो उसकी इस ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन जब हम एयर रेजिस्टेंस उस पर एक्ट करेगी तो हमारे पास जो उस प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होगी वो कुछ ऐसे होगी। यानी कि उसकी जो हमारे पास हाइट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता, बल्कि जब उसकी फॉरवर्ड मूव करने की जो कैपेसिटी होती है या मोशन होती है उसकी फॉरवर्ड मोशन वो कम हो जाती है। तो हमारे पास जो हम लोग कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस स्लो डाउन द प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड motion reducing its initial velocity. The reduction of initial velocity will result in a decrease और द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो तभी होती है जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल पर एक्ट करती है वो ज़्यादा आगे की तरफ उसकी फॉरवर्ड मोशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो भी कम हो जाता है, इसलिए हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कम होती है। अब देखिए हमारे पास ये जब हम लोगों ने बॉडी को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जब एयर रेजिस्टेंस नहीं थी तो उसने ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। फिर हम जब एयर रेजिस्टेंस ने एक्ट किया, फिर हम लोगों ने जब दूसरी बॉडी को प्रोजेक्ट किया उस पर एयर रेजिस्टेंस ने एक्ट किया, तो वो उसकी जो फॉरवर्ड मोशन थी वो स्लो डाउन होगी और उसने जो है वो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसकी वजह से जो उस दूसरी दफ़ा प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, उसकी जो है वो रेंज कम होगी क्योंकि उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कम हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक का जो लास्ट ये पैराग्राफ है इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला पैराग्राफ। तो चले हम इसको पढ़ते हैं। पैराग्राफ हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, हाउ डज एयर अफेक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल
स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था कि जो पाथ जो बॉडी जो है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल कहलाती है, और वो पैराबोलिक पाथ हमारे पास ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है उस पैराग्राफ में, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि हमारे पास हाउ डज एयर अफेक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि हमारे पास ये जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, ये एयर रेजिस्टेंस से कैसे अफेक्ट हो सकती है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास एक बॉडी है वो जब एयर में मूव करती है तो जो एयर की रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती। यानी कि ये जो पेंसिल है मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ट्रेजेक्ट्री पाथ से इसको मूव करवा रही हूँ, तो जिस एयर में मैं इसको मूव करवा रही हूँ उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये बॉडी जो है वो एयर में मूव कर रही है, यानी कि हवा में हलचल हो रही है। हलचल इस वजह से हो रही है क्योंकि उसमें से हवा में से कुछ गुजर रहा है, इस वजह से जो हवा की रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास अगर एक बॉडी है वो ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो करती है, तो जब उस ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगती है, तो जब अगर बॉडी जो है वो स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम लगती है। अगर बॉडी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगी। क्यों, अगर बॉडी जो स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस स्लो लगेगी, और बॉडी की स्पीड जो है वो स्लोली आहिस्ता होने शुरू हो जाएगी। अगर बॉडी हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है और उसके ऊपर फिर हाई एयर रेजिस्टेंस लगेगी और उसकी जो स्पीड है वो जल्दी कम होने की कोशिश करेगी। यानी कि अगर हमारे पास एक कार है, अब हम उसको स्लोली मूव करवाते हैं रोड पर स्लोली, तो उस कार के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस लग रही है वो उस कार की स्पीड को स्लोली ही रिड्यूस करेगी। अगर हमारे पास एक कार है, हम लोग उसको भगा रहे हैं रोड पे, उसकी स्पीड इतनी तेज़ की हुई है, तो उस कार पर जो एयर रेजिस्टेंस लगेगी वो एयर रेजिस्टेंस उस कार की स्पीड को जल्दी कम कर देगी। तो हम लोगों ने आज यही पढ़ना है कि एयर रेजिस्टेंस का ट्रेजेक्ट्री और प्रोजेक्टाइल पे क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अगर हमारे पास एक बॉडी है वो स्लोली स्पीड के साथ ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगती है, फिर वो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगती है, तो जब वो नीचे की तरफ मूव करेगी, अगर वो बॉडी जब वो नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसकी ऊपर एयर रेजिस्टेंस, उसकी स्पीड भी स्लो है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी कम लग रही है, इसलिए जब वो नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसकी जो स्पीड में इंक्रीज़ होगा, उसकी जो स्पीड इंक्रीज़ होगी वो भी आहिस्ता ही होगी। ठीक है, बात समझ गए आप। अगर बॉडी जो है वह स्लोली स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी कम लग रही है, तो जब बॉडी फिर वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसकी जो हमारे पास स्पीड होगी वो भी आहिस्ता ही जो है वो बढ़ना शुरू करेगी, एकदम से बढ़ना शुरू नहीं करेगी। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ फायर ब्रेकर्स यानी कि कुछ पटाखा वगैरह में देखा होगा कि अगर पटाखा जो है हमारे पास हाइट पे जाके चलता नहीं है तो वो फिर वो आहिस्ता से ही नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है, कि अगर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम लग रही है और उसकी स्पीड भी स्लो है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, तो हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास अगर एक बॉडी है वो हवा में जब मूव करती है तो उस हवा की रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि वो बॉडी की मूवमेंट की वजह से हिल जाती है हवा की रेजिस्टेंस। एज ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन होगा, द एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय इट आल्सो डिक्रीज, तो उसके जो ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है वो भी थोड़ी होगी। दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट रिटार्ड्स मोर स्लोली, यानी कि इसकी वजह से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड भी आहिस्ता उसकी जो यानी कि जो स्पीड है हमारे पास वो रिटार्ड होना शुरू करेगी, यानी कि कम होना शुरू करेगी आहिस्ता स्लोली। और जब वो बॉडी जब हाइट पे जाके, यानी कि हमारे पास अगर ये बॉडी है, ये एक
ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ से बॉडी स्लोली 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 ऊपर मूव कर रही है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो जब वो बॉडी हाइट पे जाएगी, फिर उसने अब वापस ज़मीन पे आना है, तो वापस जब वो ज़मीन पर आएगी तब वो एक्सेलरेट होगी, यानी कि वो स्पीड पकड़ेगी, और वो स्पीड भी वो आहिस्ता आहिस्ता ही पकड़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ के ही नीचे आएगी। तो यही चीज़ हमें बताई गई है। दिस मीन दैट ऑब्जेक्ट रिटार्ड मोर स्लोली, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली मूव करना शुरू हो जाता है जब उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम लगती है। जब वो स्लोली स्लोली ऊपर जाता है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम लगती है, फिर वो ग्रेविटी की वजह से जब नीचे आता है तो वो स्पीड पकड़ता है, और यानी कि एक्सेलरेट होता है, तो स्पीड भी वो आहिस्ता आहिस्ता ही पकड़ता है। दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट रिटार्ड मोर slowly and accelerate more slowly as it falls down. This result in the trajectory of path is not perfectly. इसकी वजह से हमारे पास जो ट्रेजेक्टरी है, आपको पता है कि ट्रेजेक्टरी हमारे पास ऐसे बनती है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ यानी कि जो हमारे पास पैराबोलिक पाथ है वो परफेक्टली नहीं बनता, हमारे पास वो ऐसे बन जाता है। हमारे पास ये ट्रेजेक्टरी फिर हमारे पास ऐसे बन जाता है, क्योंकि फिर जो उसका जो हमारे पास डिसेंट होता है, यानी कि ये हमारे पास डिसेंट है उसका, वो ज़्यादा स्टीपर होता है, यानी कि ज़्यादा सीधा होता है एसेंट से। ठीक है, एसेंट हमारे पास ये है। तो हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट इन द ट्रैजेक्टरी इज नॉट परफेक्टली पैराबोलिक बट इज स्क्यूड विद स्टीपर डिसेंट देन द एसेंट, यानी कि हमारे पास जो उसका स्टीपर होता है, जब बॉडी स्लोली 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 मूव करती है, यानी कि कम स्पीड के साथ मूव करती है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी कम लग रही है, फिर वो हाइट पे जाके जब नीचे गिरती है ग्रेविटी की वजह से, तो वो भी उसकी जब वो स्पीड पकड़ती है तो वो भी एक्सेलरेट भी आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। इसकी वजह से जो उसका डिसेंट होता है, यानी कि जब वो नीचे गिरती है, वो वाला पाथ वो ज़्यादा स्टीप है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेट होता है। बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो जाती करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से उसका जो स्टीपर है वो एसेंट से ज़्यादा उसका जो डिसेंट है वो एसेंट से ज़्यादा स्टीपर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बुक पे आपके पास जो एक फॉर यू वाला बॉक्स है, उसको भी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। उसमें लिखा है कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन फ्रिक्शन द ट्रेजेक्टरी ऑफ हाइट स्पीड प्रोजेक्टाइल फार शॉर्ट ऑफ द पैराबोलिक पाथ, यानी कि जो पैराबोलिक पाथ है वो ठीक नहीं बनता, यानी कि एयर रेजिस्टेंस जब लगती है या फ्रिक्शन लगती है, तो जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी होती है हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की, यानी वो हमारे पास, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो उस प्रोजेक्टाइल की कर रहे थे जो कि स्लोली स्लोली ऊपर मूव करता था। अब यहाँ पर उस प्रोजेक्टाइल की बात की है, उस बॉडी की बात की है जो कि हाई स्पीड के साथ ऊपर जाता है। ठीक है, फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो जो नीचे आता है, तो इसकी वजह से उसका जो पैराबोलिक पाथ है वो शॉर्ट बनता है, यानी कि जब वो हाई स्पीड के साथ ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है उसके एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसका जो पैराबोलिक पाथ है वो छोटा बनता है। अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उसका पैराबोलिक पाथ जो है वो बड़ा बने। तो हमारे पास जो आइडियल पाथ है जो हम लोगों ने बनाना है वो ये होता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो पैराबोलिक पाथ है वो शॉर्ट बनता है। तो इसको भी हम लोगों ये डायग्राम बनाएंगे, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला वाला बॉक्स है इसको भी हम लोग इस लेक्चर में इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन के टॉपिक में हमारे पास हमसे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये है कि हाउ डज एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी को कैसे अफेक्ट करती है। अंडर व्हाट कंडीशन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास जब एंगल 45 डिग्री होता है तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज हो वो मैक्सिमम होगी, जो कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है। फिर उन्होंने कहा है शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल, तो वो हमारे पास जो एट एन एंगल 45 डिग्री, तो जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है वो वाला लिखना है यहाँ पर। फिर हमसे से पूछ सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिर जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास इस टॉपिक में वो है हमारे पास के हमसे जो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफाइन पूछ लेता है, फिर हम लोगों में से इन तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन पूछता है कि या तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखें, या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट पूछते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। आज तक जितने भी पेपर्स आ चुके हैं, या तो हम
फिर हम लोग इन तीनों में से या तो एक एक्सप्रेशन पूछ लेता है और फिर उसके साथ हमारे पास ये भी पूछ लेता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो एंगल 45 डिग्री पे होगा तो उससे की रेंज मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए उसको हम लोगों ने शो करना होगा, यानी कि हम लोगों ने वो एक्सप्रेशन ड्राइव करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि और लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंचता रहे और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें।